चलिए अभी के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा रिपल फैक्टर और दूसरा होगा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो पहला टॉपिक हमने रिपल फैक्टर लिखा है। फैक्टर है तो ये किसी न किसी वैल्यू का रेशियो होगा। तो रिपल फैक्टर जो होता है बेसिकली ये एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल का रेशियो होता है। अब ये जो सिग्नल है करंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर वोल्टेज के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी करंट ब्रैकेट में लिखा है और वोल्टेज टू डीसी करंट। कहने का मतलब क्या है कि रिपल फैक्टर जो होता है आई डी ए सी डिवाइडेड बाई आई ए सी, यानी कि ये रेशियो होगा। या फिर अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो गामा इक्वल टू लिख सकते थे वी ए सी बटा वी डी सी। आया बात समझ में? तो वोल्टेज के या करंट के रेस्पेक्ट में किसी एक के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। अब आपको ये समझना है कि रिपल्स क्या होता है, ठीक है। तो रिपल्स जो होता है ना, आप लोग को हमने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है, इसमें इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है कुछ ऐसा होता है। और शुरू के क्लास में हमने बताया था कि इसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, ना तो ये प्योर एसी है ना प्योर डीसी है। सॉरी, इसको ऐसे बोलो, ना तो ये डीसी प्योर डीसी सिग्नल है ना प्योर एसी सिग्नल। इसमें दोनों कंपोनेंट्स है, डीसी कंपोनेंट्स भी है, डीसी कंपोनेंट्स भी है और एंड एसी कंपोनेंट्स भी है, यानी कि दोनों तरह के सिग्नल्स हैं इसमें। एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल दोनों मिक्स हैं। तो रिपल फैक्टर निकालने से आपको ये पता चल जाता है कि इसमें इस डीसी सिग्नल में एसी का मात्रा कितना है, एसी कंपोनेंट्स कितने हैं। एक्चुअली ये है तो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, दिस इज द पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, लेकिन इसका नेचर कैसा है, एसी की तरह है। तो इस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में एसी कंपोनेंट्स कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिपल फैक्टर निकालते हैं। आया बात समझ में? अब दूसरा चीज़ होता है रिपल करंट। तो रिपल करंट का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द रिपल करंट इज अनडिजायरेबल एंड इट्स वैल्यू शुड बी स्मॉलेस्ट। एक अनडिजायरेबल करंट है, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है इस रेक्टिफायर में, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आ ही जाता है रिपल्स, ठीक है। और इसका वैल्यू जितना कम रहे उतना ही अच्छी बात है। तो रिपल फैक्टर का फाइनली हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा है आई ए सी बाई आई डी सी। अब यहाँ पे आई ए सी का वैल्यू कितना होगा भाई? तो आई ए सी का वैल्यू निकालने का तरीका होता है रूट अंडर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आपको आई ए सी का वैल्यू निकालना है तो आई ए सी का वैल्यू होता है रूट अंडर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो वही आई ए सी का वैल्यू यहाँ पे हमने रूट अंडर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर लिखा है डिवाइडेड बाई आई डी सी। अब ये जो आई डी सी है ये रूट के बाहर है, रूट सिर्फ ऊपर में है, नीचे में रूट नहीं है। तो अब इसको जब रूट के अंदर ले जाओगे तो ये आई डी सी स्क्वायर हो जाएगा। आया बात समझ में? अब इसको दो पार्ट में हमने तोड़ा है। एक पार्ट होगा आई आर एम एस बाई आई डी सी का होल स्क्वायर और दूसरा पार्ट होगा आई डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी सी स्क्वायर। आई डी सी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आई आर एम एस बाई आई डी सी का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग के एफ बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर्म फैक्टर पढ़े, तो उस जिसको हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई आर एम एस और आई डी सी के बदले हम लोग के एफ स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 आ जाएगा। के एफ का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसका वैल्यू पुट करोगे 1.57 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1.21। ये भी चूँकि फैक्टर है, ये भी चूँकि फैक्टर का वैल्यू है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब फाइनली इसका वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको आप लोग याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछा जाता है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी देखो, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी फर्स्ट क्लास में जिस दिन मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था रेक्टिफायर का, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि इफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। आज उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उस क्लास में हमने ये भी बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी
40.6% होता है, इसको याद रखोगे। ठीक है, वही चीज़ अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो जब भी इफ़िशेंसी की बात की जाती है तो इफ़िशेंसी जो होता है आउटपुट सिग्नल बटा इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, हमने उस दिन बताया था कि इफ़िशेंसी क्यों निकालते हैं। ठीक है, इफ़िशेंसी निकालने का कारण क्या है, तो हमने बताया था कि जो रेक्टिफायर होता है बेसिकली ये करता क्या है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका इनपुट एसी होता है, आउटपुट इसका डीसी नेचर का होता है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया। तो कोई भी मशीन हो, सर्किट्स हो, अगर एनर्जी के फॉर्म को चेंज करता है तो उसकी इफ़िशेंसी की बात ज़रूर की जाती है। आया बात समझ में। और इफ़िशेंसी निकालने का तरीका होता है आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। तो यहाँ पे भी हम लोग इफ़िशेंसी वैसे ही निकाले हैं, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पावर डीसी के फॉर्म में होता है, तो हमने यहाँ पे आउटपुट पावर के रूप में पीडीसी लिखा है और इनपुट पावर के रूप में हमने पीएसी लिखा है। इफ़िशेंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आई बात समझ में। अब बस आपको यही देख लेना था यहाँ से कि भैया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पावर किस नेचर का है, तो आउटपुट पावर इसका डीसी नेचर का है, तो पीडीसी आउटपुट पावर के बदले पीडीसी लिखे हैं, इनपुट पावर के बदले पीएसी लिखे हैं। आया बात समझ में। दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका इफिशिएंसी होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आया, ये तो फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसको डेराइव करेंगे कि भैया इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो 1/1 जैसे यहाँ पे ईटा का वैल्यू पीडीसी है, तो हम लोग अलग से पीडीसी का वैल्यू निकालेंगे। डैट इज पीडीसी इज कॉल्ड डीसी पावर पीडीसी। ठीक है, तो पीडीसी का वैल्यू होगा, कोई भी पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, पावर इक्वल टू होता है I² R। और यहाँ पे चूंकि पीडीसी निकाल रहे हो, डीसी पावर निकाल रहे हो, तो ये जो वैल्यू होगा I² के बदले हम लोग IDC² इंटू RL लिखेंगे। अब कहोगे कि सर IDC इंटू RL क्यों निकाले हो, तो ये जो DC है ये आउटपुट पावर है, ये जो PDC लिखो या DC पावर है इसका आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर हमारा कहाँ पे मिलेगा, लोड पे मिलेगा। इस लोड पे मिल रहा है और लोड पे यही सिग्नल पास हो रहा है, और लोड पे जो सिग्नल या करंट पास होगा, यहाँ पे जो करंट RL पे पास हो रहा है इसको IDC बोलेंगे। तो आपको लोड के क्रॉस IDC करंट मिल गया, RL मिल गया, तो यहाँ पे पावर क्या लिखोगे इसके बदले, PDC इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो IDC² इंटू RL। आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने DC पावर को ऐसा वैल्यू लिखा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, दूसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे AC पावर, इसको PAC बोलते हैं। और दोनों वैल्यू निकालने के बाद फाइनली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अभी पहले पावर निकालो, AC पावर निकालो। तो AC पावर जो होगा PAC, ये वैल्यू होगा पावर डेसिपेट इन डायोड जंक्शन, पावर डिसिपेट इन डायोड जंक्शन प्लस पावर डेसिपेट इन लोड RL, पावर डिसिपेट इन लोड RL। ठीक है, इस तरीके से हम लोग PAC निकालेंगे। तो ये PAC यानी कि AC पावर निकाल रहे हैं। तो पावर डेसिपेट इन डायोड जंक्शन कहने का मतलब क्या है, ये जो डायोड यूज कर रहे हो, ये पावर डेसिपेट कितना कर रहा है। तो ये पावर जो डेसिपेट करेगा, चूँकि तो ये पावर डेसिपेट करेगा I² R। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे करंट किस नेचर का होगा। तो यहाँ पे जो डायोड में पावर डेसिपेशन निकाल रहे हो I² R के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो पावर होगा RMS के फॉर्म में होगा, RMS² इंटू, अब डायोड का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो उसको डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस को RF मान लेते हैं। RF हमारा डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। कहीं पे लिख लोगे कि डायोड RF क्या है, तो RF इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। तो ये वैल्यू कर लिए पावर डेसिपेट बाई डायोड जंक्शन प्लस पावर डेसिपेशन इन लोड। ये लोड में पावर डेसिपेशन क्या होगा, तो ये जब कंडक्ट कर रहा है
जब ऐसा सिग्नल पास हो रहा है तो डायोड से भी IRMS करंट फ्लो हो रहा था, इस डायोड से भी IRMS करंट फ्लो हो रहा था इस टाइम में जब ऑन हो रहा था, और उसी सेम टाइम में इस लोड से भी IRMS करंट पास हो रहा है, इस लोड से भी IRMS करंट पास हो रहा है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे IRMS स्क्वायर इंटू RL। लोड के क्रॉस पावर लिखना है ना, तो IRMS स्क्वायर इंटू RL। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अब इसको हम लोग और आगे चल के सॉल्व करेंगे। यहाँ से IRMS स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा, कॉमन ले लो। बहुत मज़ेदार डेरिवेशन है, ठीक है, मज़ा आता है ये सब डेरिवेशन करने में। तो IRMS स्क्वायर को आप जब कॉमन ले रहे हो तो ये बचेगा RF प्लस RL। क्लियर है? और IRMS का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, RMS वाला डेरिवेशन देख लोगे, इसका वैल्यू होता है IM/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। IRMS का वैल्यू होता है IM/2, और चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लोगे इनटू RF प्लस RL। आया बात समझ में? ये हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ इफिशियंसी इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं? तो इफिशियंसी इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं PDC/PAC। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो PDC का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। PDC का वैल्यू है IDC स्क्वायर इंटू RL। क्लियर है? डिवाइडेड बाई PAC का वैल्यू अभी यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, तो ये वैल्यू है IM स्क्वायर बाई 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, IM स्क्वायर बाई 4 इंटू RL प्लस सॉरी ये RF प्लस RL होगा, RF प्लस RL। क्लियर है? ऑलरेडी IDC का भी वैल्यू निकाले हुए हैं हम लोग पहले। जो एवरेज वैल्यू होता है वही IDC वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग IDC वैल्यू बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, यानी कि IDC का वैल्यू हम लोग जानते हैं। IDC का वैल्यू होता है IM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ, IDC इक्वल टू होता है IM/पाई। IDC का वैल्यू होता है IM/पाई, इसी को हम लोग I एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। आप डेरिवेशन में जाके देख लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब पुट किया IDC स्क्वायर है तो इसीलिए हमने यहाँ पे IM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू RL लिखा। फिर इसको आप करो तो इसका वैल्यू जब पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आ गया IM स्क्वायर RF प्लस RL, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो RF वैल्यू है ये डायोड का इनपुट रेसिस्टेंस है, डायोड का इनपुट रेसिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है। तो डायोड का जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, ओबियसली ये जब फॉरवर्ड बायस हुआ था यहाँ से तभी ये सिग्नल पास हुआ। जब ये फॉरवर्ड, इस साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, तो ये सिग्नल पास होता है। और फॉरवर्ड के केस में इसका RF का जो वैल्यू होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है RF ऑलमोस्ट 0 होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप यहाँ से क्या करो कि RF के वैल्यू को 0 ले लो, लेट RF इक्वल टू 0, क्योंकि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू डायोड का 0 होता है। अब जब यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ रहा है IM स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर बट्टे, यहाँ से कर लो RF का वैल्यू तो तुमने 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा IM स्क्वायर RL डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से देखोगे ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, ये बच क्या रहा है भाई, तो बच रहा है 4/पाई स्क्वायर। आया बात समझ में? अब 4/पाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.406। क्लियर है? यानी कि ईटा का वैल्यू आपको आ गया, एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया 0.406। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.406 को 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40.6%।
यही इसका एफिशिएंसी हो गया। और फर्स्ट पीरियड में यानी कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था अगर एफिशिएंसी 40% है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसका मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है एसी सिग्नल का ओनली 40% पार्ट को ही डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप 100% एसी दे रहे हो तो ये इसका आउटपुट जो डीसी में कन्वर्ट होगा वो मात्र 40.6% होगा। रिमेनिंग जो ऑलमोस्ट 60% पावर है या एसी सिग्नल था वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा पहला लेक्चर थोड़ा सा सुन लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। दूसरा चीज़ एक और भी बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूफ that the efficiency of half wave rectifier is 40%। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको ऐसे करके बताना होगा। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लोगे। ठीक है, चलो अब अगले क्लास में मिलेंगे। अगले लेक्चर में मैं अगला लेक्चर जो है फुल वेव रेक्टिफायर का बनाने वाला हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है।